नमस्कार सबको। सुप्रभात। मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? ठीक है। हर शनिवार को सुबह 9 बजे होने वाले इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग संजीवनी ध्यान करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं और फिर हम लोग ध्यान का प्रयोग करेंगे। संजीवनी ध्यान। एक प्रश्न सौर्य चंद्राकर जी ने पूछा है कि स्वामी जी, कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता को कैसे पहचान सकता है कि उसमें कितनी क्षमता है और वह कितनी क्षमता लेकर पैदा हुआ है। क्षमता का अर्थ यहाँ पर मैं समझता हूं कि उसके भीतर क्या प्रतिभा है और उसको कोई कार्य करने की कितनी उसकी क्षमता है, इस पर निर्भर है। ये इसी पर प्रश्न है। जरा इसको समझना होगा और विशेषकर आज के संदर्भ में बड़ा मूल्यवान है कि प्रतिभा का बड़ा मूल्य देते हैं हम लोग। और हम किसको प्रतिभाशाली कहते हैं, ओशो किसको प्रतिभा कहते हैं, प्रतिभा का क्या अर्थ होता है। हम कहते हैं कि बच्चे को प्रतिभाशाली होना चाहिए। स्कूलों में टीचर कहते हैं बच्चे को प्रतिभाशाली होना चाहिए, या जो बच्चा सबसे फर्स्ट आता है उसको टीचर कहते हैं प्रतिभाशाली है। गोल्ड मेडलिस्ट आया तो कहते हैं प्रतिभाशाली है। प्रतिभा का क्या अर्थ होता है? नहीं, प्रतिभा का सर्टिफिकेट से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं। प्रतिभा का मतलब होता है आपके बीइंग में, आपके भीतर में, आपके चेतना की गहराई में सारी क्षमता मौजूद है। जितना जितना आप उससे जुड़ते हैं उतना उतना नया क्रिएटिविटी आपके भीतर पैदा होता है। उसको प्रतिभा कहते हैं। बाहर की शिक्षा से या विचार से प्रतिभा का कोई संबंध नहीं। अपनी क्षमता को पहचानने के लिए, अपनी प्रतिभा को पहचानने के लिए अपनी ही चेतना के गहराइयों में उतरना चाहिए। इसीलिए ओशो हो या बुद्ध हो, ये सब एक ही बात पर जोर देते हैं, ध्यान। क्यों ध्यान पर जोर देते हैं? आप देखे होंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हजारों साल से हमारे देश में जैसे आज स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इतने बड़े पैमाने पर स्कूल कॉलेज अतीत में नहीं था। बहुत से लोग निरक्षर थे, अनपढ़ थे। स्कूल कोई कोई गांव में कोई पंडित जी चलाते, कोई आश्रम में कोई ऋषि चलाता, कोई गुरुकुल चलाता, बहुत कम थे। और ज्यादातर वहां कोई राजा का लड़का, कोई ब्राह्मण का लड़का पढ़ता था। सब बाकी सबके लिए स्कूल कॉलेज नहीं थे। तो जनरली लोग सोचते हैं कि वो स्कूल कॉलेज का न होना एक तरह से उस समय की जनता को दबाने का उपाय था। नहीं नहीं, लेकिन आश्चर्य यह है कि उन्हीं युगों में सबसे ज्यादा संत पैदा हुए, सबसे ज्यादा ऋषि पैदा हुए। उन युगों में जब हमारे पास फॉर्मल स्कूल नहीं थे, फॉर्मल कॉलेज नहीं थे, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए। आर्यभट्ट जिन्होंने गणित की गहरे सूत्रों की खोज की। मध्यकाल में देखेंगे तो एक से एक संत, गांव गांव संत थे। कबीर, नानक, बाबा फरीद, भीखा, सेना, दादू, और पंक्तिबद्ध है। अच्छा, केवल हम उन्हीं संतों को जानते हैं जिनका लिखा हुआ साहित्य उपलब्ध है। हजारों संतों ने तो लिखा ही नहीं, लेकिन वो उतने ही संत थे जितना लिखने वाले संत थे। गांव गांव संत होते थे भारत में। ऐसा कोई गांव नहीं था जहां कोई ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति ना हो, परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति ना हो। और तब हमारे पास फॉर्मल स्कूल और कॉलेज नहीं थे। और अभी आप संत को खोजना हो तो बड़ा मुश्किल है। अब गांव गांव संत नहीं मिलते, अंट संत मिलते हैं। बहुत से अंट संत हैं, संत कहां मिलेंगे? क्या हो गया? पढ़ने लिखने से कई बार, मैं नहीं कहता हूं कि हमेशा, लेकिन कई बार ये जो फॉर्मल पढ़ाई लिखाई है, ये हमारे नैसर्गिक प्रतिभा को कई मौकों में उभरने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि सब
एक ढर्रे पर सिलेबस है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। अब उसमें उससे संबंधित किसी की प्रतिभा होगी तो वो आगे बढ़ जाएगा, बाकी लोग नहीं बढ़ पाएंगे। ओशो ने तो एक जगह अपने साहित्य में ये भी कहा कि कोई विश्वविद्यालय से अपनी प्रतिभा को बचाकर लौट आए तो ये रेयर है। आश्चर्य करना चाहिए इस पर, क्योंकि सारे एजुकेशन संस्थान ग्रेजुअली प्रतिभा को नष्ट करने का काम करते हैं। ये ओशो का वचन है। इसका मतलब क्या हुआ, हम उन चीजों में अपनी ऊर्जा, उन चीजों में अपना ध्यान को ज्यादा लगाते हैं जो हमारी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है। नैसर्गिक प्रतिभा को खोजने का, क्षमता को खोजने का एक उपाय है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, अंतर यात्रा करते हैं, अपनी चेतना की गहराई में उतरते हैं, तो आपकी बीइंग में जो, आपकी गहराई में जो बीज हैं वो ऊपर उठना शुरू करते हैं। और तब इसलिए हर संत को आप पाएंगे मौलिक होता है। जब पूरी खिलावट हो गई तो कोई संत किसी का फोटो कॉपी नहीं होता, कोई किसी को टू कॉपी नहीं करता। क्या होता है, उसके भीतर वो जो बीज यूनिक था, अद्वितीय था, वो खिला। लेकिन हम तो बच्चों को न ध्यान सिखा रहे हैं, न अंतर यात्रा सिखा रहे हैं। हम कहते हैं इतने परीक्षा में अंक आ जाए तो तुम प्रतिभाशाली हो, तुम्हारा नंबर गोल्ड मेडलिस्ट में आ जाए तो तुम प्रतिभाशाली हो, एक अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम प्रतिभाशाली हो। नहीं, प्रतिभा का तो अनिवार्य संबंध है क्रिएटिविटी से। प्रतिभा जब पैदा होगी तो क्रिएटिव होगा वो, सृजनात्मक होगा वो। लेकिन कहाँ है सृजनशील लोग? मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि इसी तरह एक नौकरी मिल जाए। पढ़ाई का उनके लिए एक ही उपयोग है, नौकरी मिल जाए। और ठीक भी है, वो गलत भी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई नौकरी तक ही ले जाएगी, क्रिएटिविटी में कहाँ ले जाएगी? बहुत मुश्किल काम है। हमने देखा सिलेबस तय कर दिया, एक व्यक्ति, 4 लोगों ने मिलकर सिलेबस तय कर दिया। अब लाखों लोग उस सिलेबस को पढ़ेंगे और लाखों लोग उस परीक्षा को पास करेंगे। एक टाइप का पैटर्न, एक टाइप के सिलेबस, एक टाइप की परीक्षा, और फिर हम कहेंगे उसमें जो ज्यादा नंबर आ गया वो प्रतिभाशाली है। क्या संबंध है इसका प्रतिभा से? उस आदमी के पास यदि प्रतिभा कहेंगे तो केवल इतनी है उस बच्चे के पास कि वो रट के ज्यों के त्यों उसको कॉपी में उगल के आ गया है। क्या यही प्रतिभा है? और इसलिए इतना पढ़ने लिखने के बाद आज देखते हैं, आज सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, सुसाइड करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई में सब कुछ पा लिया, धन पा लिया, पैसा पा लिया, सुविधा पा लिया, लेकिन इसका आनंद कैसे लेना, इसका अपनी और आनंद तो क्रिएटिविटी में मिलता है, सृजनता में मिलता है। तो क्रिएटिविटी में कैसे लगना, ये हमने कहीं पर सीखा नहीं। ज्यादातर स्कूल कॉलेज क्रिएटिविटी नहीं सिखाते। परीक्षा एजेंसियां बन गई हैं सारी यूनिवर्सिटीज, उनका एक ही काम है, हर साल परीक्षा कराओ, फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम कराओ, फिर क्वार्टरली एग्जाम कराओ, एग्जाम 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 एग्जाम, बस रट रट के जाके लिखते रहो और तुम प्रतिभाशाली हो गए। आर्या हंस रही है, कह रही यही काम तो हम लोग करते हैं। सारी यूनिवर्सिटी करा रही है। भारत में कोई 400 से ज्यादा यूनिवर्सिटी होंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये सारी यूनिवर्सिटी मिलकर भी न तो कबीर, दादू, नानक, रैदास, फरीद, मीरा जैसे संत पैदा कर रहे हैं, न कोई बहुत बड़े क्रिएटिविटी में लगने वाले, मौलिक चीज सृजन करने वाले लोगों को पैदा कर रहे हैं। हमारे बड़ी भीड़ एक डिमांड करती है, रोजगार दो, रोजगार दो, नारा लग रहा है रोजगार दो, महंगाई बढ़ गई, हमको रोजगार दो। ये सरकार बेकार है जो रोजगार नहीं देती। आप पैदा करो और सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार दे। आपका एक काम है कि आप भीड़ बढ़ा दो जनता की, और सरकारों का एक ही जिम्मा है। तो सरकारें भी झूठ बोलती हैं, उनकी भी मजबूरी है, उनको सत्ता में बैठे रहना है, इसलिए झूठा आंकड़ा दिखाता है सब। तो ये झूठे आंकड़े क्यों आते हैं? और मान लो यदि ये व्यक्ति क्रिएटिव है तो वो अपनी जीविका खुद अर्जित कर लेगा। यदि वो प्रतिभाशाली है तो उसकी प्रतिभा ही उसे रास्ता दिखा देगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं देखता हूं प्रतिभा को अपनी जांचने का, परखने का, जानने का एक ही तरीका है, वो है ध्यान में डूबना।
ध्यान का मतलब नहीं कि कोई परमात्मा कहीं बैठा है और आप उस पर झपट्टा मार के कब्जा कर लेंगे। कोई परमात्मा उस ढंग का कभी नहीं मिलने वाला है। ध्यान है अपनी ही चेतना के अतल गहराइयों में उतरना, और जब आप उससे उतरते हैं तो आप अलग नहीं है, ये विश्व का जो चैतन्य है उसके साथ आप एक हैं। ये जो घड़े का पानी है ना, ये सागर के पानी से अलग नहीं है। ये जो कुएं का पानी है, ये सागर के पानी से अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। कुआं जब अपनी ही गहराई में उतरता है तो पाता है वो सागर है। फिर तो सागरीय अनुभव के साथ जो खिलावट आती है उसमें उसकी जो मौलिक प्रतिभा है बाहर आएगी। फिर वो किसी की फोटोकॉपी नहीं करेगा, किसी की नकल नहीं करेगा। लेकिन हम बच्चों को अवसर नहीं देते। मैं तो ख्वाब देखता हूं, सपने देखता हूं कि कब वो दिन आएगा जब हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में घंटा 2 घंटा ध्यान के लिए दिया जाएगा। लोग ध्यान में डूबें, अपने अंतर यात्रा पर निकलें, तो उनसे जो मौलिक प्रतिभाएं सामने आएंगी वो संस्थान सबसे ज्यादा प्रगति करेगा। उसको दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं स्कूल और कॉलेज किस लिए होने चाहिए कि बच्चे में नैसर्गिक प्रतिभा कौन सी है उसको प्रकट करने का हम एक प्लेटफॉर्म दे दें बच्चे को, तब हमारी संस्था की उपयोगिता है। और हमने पैटर्न बना लिया और हम सिलेबस बना दिया और हम कह रहे हैं इसको रटो और उगलो और तुम हो गए क्वालिफाइड। ये क्या क्वालिफिकेशन हुआ? प्रमाण पत्र क्या काम आएगा? प्रतिभा काम आएगी? अभी देखिए, एक उदाहरण से समझें इस बात को कि अभी जितने नए नए आविष्कार आते हैं इलेक्ट्रॉनिक के दुनिया में, संचार माध्यमों की दुनिया में, वो कुछ ही लोग कर रहे हैं। वो भी पश्चिम की यूनिवर्सिटी में ज्यादा, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, यूरोप की यूनिवर्सिटीज में कुछ लोग ऋषि मुनि की तरह रिसर्च करने में जुटे हैं। उनका लाभ हम लोग ले रहे हैं। एक से एक डिवाइस आ रहा है। अभी कोई कल मैसेज मुझे किया था कि क्या गजब पीढ़ी है हमारा। हम लोग जब जन्मे थे 1970-71 के आसपास में, उस समय बैरंग चिट्ठी भेजने का भी रिवाज था। यदि यानी आपके पास पैसा नहीं है और आपको किसी को पत्र भेजना है तो अपने ही घर के कागज से लिफाफा बना के चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में दे देते, तो 1-1.5 रुपया में वो चिट्ठी जाएगा और रुपया आपको नहीं देना है। वो जो चिट्ठी जिसके नाम से गया है वो छुड़ाता उस चिट्ठी को पैसा देके और पढ़ता। वहां से हम लोगों ने देखा है और आज जमाना आ गया है इसका कि अब कुछ नहीं लिखना है, सीधा बात करना है, सीधा मैसेज डालना है, व्हाट्सएप करना है। कहां बैरंग चिट्ठी से लेकर के एकदम मॉडर्न फोन तक इतनी जल्दी जल्दी बदलाहट हुई है। और ये सारे आविष्कार पश्चिम की यूनिवर्सिटी, यूरोप की यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं कि कैसे मनुष्य के जीवन को अपडेट सुविधाओं से लैस कर दे। ये कौन कर रहा होगा सोचिए? ये बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति कर रहा होगा। कि कैसे कोई चीज, अब शुरू शुरू में फोन आया तो आप देखे थे बड़ा लंबा उसका ऐसा सूंड रहा करता था। लोग ऐसे दिखाते थे रख करके फोन को कि मेरे पास फोन है, उसका लंबा सूंड होता था। फिर धीरे धीरे फोन तुरंत बदल गया, अब छोटे साइज के आने लगे विज्ञापन, लोगों ने फोन बदला। फिर कलर फोन आया, पहले ब्लैक एंड व्हाइट आया। कितना जल्दी जल्दी बदलने लगा सब चीज। ये जो रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले, नई चीज खोजने वाले, और जिस फंक्शन को चलाने में हमको सीखना पड़ता है, सोचिए उसको बनाने वाला कितना दिमागदार होगा। आप जिस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करने को सीखना पड़ता है, यार मुझको मोबाइल चलाना नहीं आता जरा सिखाओ तो, कुछ लोग कहते हैं ना। तो आपको चलाना नहीं आता, आपको सीखना पड़ता है। उसको बनाने वाले के पास कितनी प्रतिभा होगी, सोचने जैसा है, जिसने उसको बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिभा को जानने के लिए आपको थोड़ा समय अपने को देना पड़ेगा। थोड़ा शांत होकर के जरा अपने भीतर गौर करें। और सरल सरल रास्ते हैं प्रतिभा को पहचानने के। सबसे बड़ी बात, उस काम को करने में आपको मजा आएगा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो प्रतिभा आपके भीतर है उसको खिलने के लिए जब आप अवसर देंगे तो आपको उसमें मजा आएगा। जिस काम में आपको मजा आता है आप उस काम को चुनिए। उसमें आप कम प्रयास करके भी ज्यादा सफलता अर्जित करेंगे। ये है जो आपने पूछा कि हम अपनी क्षमता कैसे पहचाने। हर चीज में क्षमता है,
लेकिन अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि पक्षी में उड़ने की क्षमता है, तो अब हाथी सोचे कि मैं भी उड़ूंगा तो मारा जाएगा। हाथी कैसे उड़ेगा? हाथी की उड़ने की क्षमता नहीं है, हाथी की दूसरी क्षमता है। तो बंदर कहे कि अच्छा तो हम भी उड़ेंगे, तो बंदर तो उड़ नहीं सकता। बंदर एक डाल से दूसरे डाल छलांग लगा सकता है, लेकिन हाथी कहे कि नहीं मैं एक डाल से दूसरे डाल में छलांग लगाऊंगा। तो और फिर सोचे कि नहीं, ना तो मैं पक्षी जैसा उड़ सकता हूं, न मैं डगाल में छलांग लगा सकता हूं, मैं तो प्रतिभाहीन हूं। नहीं, तुम्हारी प्रतिभा दूसरे तरह की है, तुम शेर को भी 2 लात मार सकते हो, ये तुम्हारी प्रतिभा है। तुम्हारे में इतनी ताकत है कि शेर भी तुम्हारे सामने आने से डरता है। लेकिन अभी इसकी तो कोई परीक्षा हो ही नहीं रही है। वो तो अच्छा है कि जंगल के जानवर कोई एक दूसरे को कॉपी नहीं करते, नहीं तो मारे जाते सब। ये बीमारी केवल मनुष्यों में है कि हम देख लिए कि बाजू में कोई ऑफिसर हो गया, तो माँ बाप अपने बच्चे को बुला के कहते हैं, देख रहे तू क्या कर रहा है, देख भैया को देख, बड़ी नौकरी पाए, तेरे को भी ऐसी बनना है। अरे मारा जाएगा उसी चक्कर में। मैं देखता था छोटा था तो गांव में, जहां हमारे गांव में किसी को नौकरी मिली, तुरंत कोई ना कोई हमारे घर का जो गार्जियन होता था, देख ऐसे बनना है। वो तो अच्छा हुआ कि हम नहीं बने, यही सब बन गए, ये ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा मौलिक था, हमको इसी में मजा आता था कि ध्यान में संन्यास दूसरे जैसा। कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं कहना चाहिए इसके जैसे बनो। आपका बच्चा एक फोटोकॉपी होकर रह जाएगा, उसमें कोई मौलिक प्रतिभा का विकास, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएगा, गिल्ट से भर जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं। नहीं, क्षमता और प्रतिभा को पहचानने का एक ही तरीका है कि बच्चे को भीतर भी जाना सिखाइए, ध्यान भी सिखाइए। और इसको सिखाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, भीतर जाने के लिए जरा उसको रिलैक्स छोड़िए। अभी क्या करते हैं हम, 12-13 साल जो स्कूल में बच्चा देता है ना, पीछे पड़े हैं, माता पिता टीचर सब पीछे पड़े हैं। इतना ज्यादा लोड है बच्चे के ऊपर, पढ़ने का, होमवर्क का, टेस्ट देने का। वो उसको कभी खाली समय मिल ही नहीं रहा है कि कभी अपने भीतर भी जाए, कि जरा सोचे, जरा चांद तारों के बारे में भी सोचे, आकाश के बारे में सोचे अपने। कल ही मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट ईयर की क्लास में मैंने पूछा बच्चों को, कबीर को पढ़ाना था, तो मैंने कहा कि एक जरा सवाल का जवाब दे दो, इतने लोग बैठे हो, कभी किसी को ये प्रश्न पैदा होता है तुम्हारे मन में कभी कभार कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ से आया हूं और मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? इस तरह का सवाल तुम लोगों के मन में कभी आता है? तो सभी बच्चों ने कहा ये वाला तो कभी नहीं आता। ये सवाल कहाँ है? ये तो किसी परीक्षा में 12 साल में नहीं आया है कि मैं कौन हूं, कहाँ जाऊंगा और कहाँ से आता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? जीवन के बेसिक सवाल के लिए उनको समय ही नहीं मिल रहा है, उठने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हैं। हम बीज डाल दिए और ऊपर में इतने पत्थर डाल दिए हैं कि अंकुर को निकलने का जगह ही नहीं मिल रहा है। इतना टेस्ट, इतनी परीक्षा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, 6 मंथली टेस्ट, एनुअल एग्जाम, प्री बोर्ड, मरा जा रहा है बच्चा। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल लादे हैं बिस्तर की तरह बस्ते को, उनको कोई, अब आप सोचते हैं आपका बच्चा उसमें से प्रतिभा निकाल पाएगा? इतना लोड बचपन से जिसके ऊपर पड़ रहा है, उसकी कोई प्रतिभा नहीं खिलेगी। और ज्यादातर एक अपवाद जैसा उदाहरण है, भगवान जाने कैसा, लेकिन वो लोग प्रतिभाशाली निकले हैं जो किसी तरह हमारे स्कूल कॉलेजों से बच गए। आश्चर्य की बात है, कभी कभी सोचता हूं मैं, जब इन लोग इस चीजों को देखता हूं, तो कि जैसे कुछ नाम मैं देता हूं आपको उदाहरण के स्वरूप। नोबेल प्राइज मिला भारत में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, वो कभी स्कूल नहीं गए, उनके घर में ही पढ़ाने कोई आता था और वो अपने मनचाहा विषय पढ़ते थे और पढ़ाया जाता था, उनको नोबेल प्राइज मिला। मुंशी प्रेमचंद 10वीं में बेचारे पास नहीं हो पाए तो छोड़ दिया पढ़ाई, कथा सम्राट कहा जाता है वर्ल्ड कथा साहित्य में, विश्व के कथा साहित्य में उनका अद्वितीय नाम है। उनकी कई भाषाओं में उनकी किताबों का अनुवाद हुआ है। ये आप खोज सकते हैं ऐसे कई लोग जो किसी तरह के विश्वविद्यालय से, स्कूल से बच गए बाय मिस्टेक या किन्हीं कारणों से, वो बड़े प्रतिभाशाली सिद्ध हुए। और जो स्कूल कॉलेज में पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप सफल हुए, जीवन के गहरे क्षणों में वो लोग असफल हुए। अभी हम लोग कहीं कहीं अखबार में समाचार आ जाता है, एसपी ने सुसाइड किया, डीएम ने
पद छोड़ा, फलाने सफल व्यक्ति ने आत्मघात की कोशिश की, अपने कनपट्टी पर गोली मार ली। तो पढ़ने लिखने का यही परिणाम है। इतनी प्रतिभा नहीं है कि छोटी सी समस्या आई है उसको हल कर ले, नहीं, क्योंकि हमने कभी भी अवसर नहीं दिया उनको पढ़ने लिखने के चक्कर में, एग्जाम के चक्कर में, कि कभी वो अंतर यात्रा भी कर लेते थोड़ा। 24 घंटे में जरा घंटे भर अपने भीतर भी डुबकी मारते, कि जरा खोजते। अभी कल ही जब मैं ये बात कॉलेज में चर्चा किया तो साइंस वाले सर ने भी कहा हमारे यहाँ, कि बोले मैं साइंस के बच्चों को पूछा कि फेफड़ा कहाँ पर है, लंग्स कहाँ पर है, तो बच्चों ने समझा कि ये दो चीज है। किसी ने कहा फेफड़ा इधर है, लंग्स इधर। अपने ही भीतर को कभी जानने ना गए कि मेरे शरीर के बनावट में कौन कौन आर्गन है, मैं जिसको मैं कहता हूँ भीतर से कैसा है, कितने आर्गन काम करते हैं, क्या आर्गन काम करते हैं। नहीं, हम तो रट रहे हैं बाहर जो सिलेबस में आया है उसको, और उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि हमने सिलेबस बनाया है। उनके सिर पर हम लोग खड़े हैं, प्रोफेसर लोग खड़े हैं, शिक्षक खड़े हैं, हमारे ऊपर सिलेबस बनाने वाले खड़े हैं। सब तय कर रही, सरकारें तय कर रही है कि तो आपको क्या पढ़ना है और आपको किस में प्रतिभा दिखाना है। सारी प्रतिभा नष्ट हो जाती। उस दिन अच्छे दिन आएंगे हमारे, जिस दिन पढ़ाई बाहरी ज्ञान के साथ साथ अंतर ध्यान के लिए भी हम बच्चों को समय देंगे, मौका देंगे। एक चीज मैं अभी भी नहीं समझ पाया इतने दिनों में, कि ये जो सुबह 7 बजे 6 बजे स्कूल लगाने का क्या रिवाज है। सुबह का समय मैं तो इसको आज तक नहीं समझ पाया। ज्यादातर बड़े बड़े स्कूल, नामचीन स्कूल सुबह लगाते हैं। सुबह 7 बजे उनकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, मास्टर जी 6 बजे पहुंचेंगे और 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। इसको तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बहुत नुकसान कर रहा है, हमारे हेल्थ को चौपट कर रहा है, बच्चों की प्रतिभा इससे भी नष्ट हो रही है। आप सोचिए, कोई भी बच्चे की नींद 8 बजे के पहले पूरी नहीं होती। छोटा बच्चा है, यदि वो 5-6 साल 7 साल का है, तो 7 बजे 8 बजे के पहले बच्चे की नींद पूरी नहीं होती। मुंह अंधेरे माता पिता उसको खींच के उठा रहे हैं और स्कूल ड्रेस पहना रहे हैं और ढकेल रहे हैं स्कूल की तरफ। न बच्चे का पेट साफ हुआ है, न बच्चे की नींद पूरी हुई है, और ऐसे ढकेले जाकर के वो स्कूल में बैठा है। अब वो टिफिन खा रहा है तो उस समय उसको टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है, अब वो नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल में सब टीचर्स हैं, वो बच्चा घबराता है उनको बोलने से, सब बातें नहीं बोल सकता। अब वो 2 बजे तक उस हालत में बैठेगा। आप क्या सोच सकते हैं कि बच्चा कोई महान ब्रह्मचारी ज्ञानी और साधक है कि 4 बजे उसकी नींद खुल जाएगी और 5 बजे उसका पेट साफ हो जाएगा और 6 बजे और नहा धोकर के तैयार होकर स्कूल चला जाएगा। सारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। इतना अत्याचार मनुष्य जाति में किसी के साथ नहीं होता जितना छोटे बच्चों के साथ होता है स्कूल के नाम पर। और फिर उस पर उसका होमवर्क और उसका ट्यूशन और उसके क्लासेस, करीब करीब सारा बचपन स्कूल। इसलिए स्कूल में छुट्टी होती है तो बच्चे कैसे भागते हैं, देखें, जैसे जेल से छूटे हुए कैदी। ये उनके मन में बचपन से धारणा बन रही स्कूल की कि ये जेल है, किसी तरह एक बार इससे मुक्त हो जाओ, लांघ जाओ। क्योंकि इधर माता पिता खड़े हैं और इधर टीचर खड़े, स्कूल खड़ा है, प्रशासन खड़ा है, ये दोनों में दबाए जा रहे हैं बच्चे को। आप सोचिए, आपको और हमको उसी टाइमिंग पर उठा करके स्कूल भेजा जाए आज, आप क्या राजी होंगे? नहीं राजी होंगे। वो ब्रजबाला माँ कह रही हैं बिल्कुल नहीं। एक दिन भी जाने को उस समय हम सोचते हैं सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, हम ध्यान करेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, ये हम 7-8 बजे तक का समय लेते हैं। बच्चा क्या कर रहा है आप देख रहे हैं? बच्चे के साथ कोई बच्चा, हमारे, मैं देखता था हमारे पड़ोस में बहुत दिन पहले, काफी पहले की बात है, कि सुबह स्कूल लगता था और स्कूल थोड़ा दूर था, बस आती थी तो बच्चे की माँ क्या करती थी, रात में ही बच्चे को स्कूल ड्रेस पहना के सुलाती थी कि सुबह तो नहीं पहनेगा, सुबह उठने में देर हो जाएगी। तो रात में बच्चा स्कूल ड्रेस पहन के सोया है, सुबह उठ के बस उसको मुंह धुलाना है, उसको ढकेल दे रहा है बस में, जा तू पढ़। वो बच्चा बोधा हो गया। अब उसकी माँ कहती है कि बच्चा तो बड़ा बेकार निकला, प्रतिभा ही नहीं है इसमें। अब मैं कह भी नहीं सकता, पुराने दिनों को याद नहीं दिला सकता उनको कि आप ही की कृपा से हुआ है जो स्कूल ड्रेस पहन कर रात में सोया है बच्चा, इसलिए कि जल्दी स्कूल। कोई स्कूल प्रशासन को नहीं कहता, हमारे दिन अच्छे थे, थोड़ा सा पुराने लोगों के दिन अच्छे थे कि गवर्नमेंट स्कूल 10 बजे लगते थे।
हम 10 से 4 पढ़ते थे। ये समझ में आता है कि 10 बजे तक मनुष्य का शरीर तैयार हो जाएगा, नहा धो लेगा, खाना वाना खा लेगा, नाश्ता कर लेगा, और 2 बजे लंच ब्रेक होता था कि उस समय गांव में स्कूल में आकर के, स्कूल से आकर के घर में कुछ खा लिया, आधा घंटा फिर गए। तो 10 से 4 की पढ़ाई समझ में भी आती है। ये 7 से 2 वाली तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। और मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं कि माता पिता इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते। और 2 बजे आकर बच्चा क्या करेगा? तो माता पिता भी कम नहीं है, वो छोड़ते नहीं वहां पर। अब 2 बजे से तेरा ट्यूशन है, चलो ट्यूशन चलो, ट्यूशन क्लास चलो। यानी पूरा दिन वो कब रेस्ट करेगा और कब अंतर यात्रा की बातें सोचेगा और ऐसे सवाल कौन देंगे, कभी नहीं होगा। वो एक मशीन बन रहा है, काम करने वाली मशीन। उसको किसी तरह पढ़ लिख के नौकरी मिल जाएगी और मोनोटोनस से जिएगा, और एक भी समस्या उसकी जिंदगी में आएगी तो फेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी समस्या फेस करने लायक जो मनन चिंतन होता है उसका उसको अवसर ही नहीं मिला। और एक बड़ी पीढ़ी को हम इसी तरह पढ़ा रहे हैं, और इसलिए डिप्रेशन, उदासी, पागलपन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं। ये मैंने इस पर थोड़ा सा मनन किया। आप सोचना, आप यदि सचमुच में बच्चों के हितैषी हैं, अपने घर के आसपास इस तरह के वातावरण देखते हैं, उनको मौका दीजिए थोड़ा रिलैक्स होने का। अति एक्टिव होना अति सर्वोत्र वर्जयेत। बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव होना, रात और दिन लगे रहना, एक तरह से पागलपन है। कभी कभी चिंतन के लिए, मनन के लिए खाली समय चाहिए। बच्चा जरा सोचे भी तो कि मेरे भीतर, मैंने जो कक्षा में हड्डी का ढांचा देखा शरीर का, वो मेरे भीतर कैसे है। तो जरा रेस्ट करेगा तब ना देखेगा। कभी भी उसको अवसर नहीं मिलता। तो शौर्य, मैं ये कहूंगा कि क्षमता और प्रतिभा को पहचानने का एक ही रास्ता है कि 24 घंटे में घंटा 2 घंटा बिल्कुल कुछ न करते हुए, ये मैं नहीं कहूंगा ध्यान करते हुए, ये भी नहीं कहूंगा, कुछ ना करते हुए रहना चाहिए। उन्हीं क्षणों में दिव्य विचार आते हैं, उन्हीं क्षणों में कुछ अच्छी चीजें आती हैं आपके भीतर। जब आप बिल्कुल आराम की मुद्रा में होते हैं, कुछ ना करने की हालत में होते हैं कि कोई कुछ नहीं करना है, अभी रेस्ट पीरियड है। ये नहीं कि सो भी जाते हैं, नहीं, सो गए तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अनऑक्युपाइड होते हैं, कुछ ना करते हुए, अव्यस्त रहते हुए, बस ऐसे ही लेटे हैं, जरा छत को निहार रहे हैं प्यार से, तो कुछ नए नए चीजें कौंधेंगी। इस पर मनन करना, और तब तुम्हारी अपनी क्षमता को तुम पहचान लोगे, अपनी प्रतिभा को पहचान लोगे। थैंक यू। हरीश जी ने पूछा है कि आदरणीय आचार्य जी प्रणाम, साक्षी क्या चैतन्य बिंदु के ख्याल से ही आ सकता है या कोई और सूत्र है? पहले साक्षी को समझें। साक्षी का मतलब है अपनी आत्मा के तल पर जीना। जब आप स्वयं को आत्मा जानकर जीते हैं, ख्याल रखना, मैं कहता हूं आत्मा जानकर जीते हैं। वसुधारा के ध्यान समाधि में आप आते हैं तो आप देखे होंगे, पहले आनंद प्रज्ञा के बाद एक सत्र हम लोग कराते हैं, मैं कौन हूं। उसमें आपको अपनी आत्मा से परिचित कराते हैं। शरीर, मन, इंद्रियां, विचार, श्वास, इन सब के पार आप कौन हैं, उसको आप देखते हैं, अनुभव करते हैं अपनी आत्मा को। अब उसके स्मरण में जीते हैं। शुरू शुरू में छूट छूट जाएगा, लेकिन ज्यादातर समय जब आप आत्मा की तरह जीते हैं तो ये साक्षी में जीना है। एक भीतर जो आपने देखा अंतर आकाश को, इनर स्पेस को, और उस स्पेस के साथ तादात्म्य करके जीते हैं कि यही मैं हूं, तब आप साक्षी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा किसी क्रिया में भाग नहीं लेती। आत्मा सदा साक्षी है। क्रिया करता है शरीर, क्रिया करता है मन, कर्म में उतरता है शरीर, कर्म में उतरता है मन, कर्म में उतरती है बुद्धि। ये सब कर्म करने वाले हैं, लेकिन आत्मा किसी कर्म को नहीं करती। वो साक्षी है, वो केवल जानने वाला तत्व है। उसके साथ जब आप एक होकर जीते हो तो आप साक्षी में जीते हो। ये निश्चित है कि हम जब कहते हैं चैतन्य बिंदु कहाँ है, तो वो हमारे सिर के ठीक पिछले भाग में, जहाँ छोटा दिमाग होता है, आज्ञा चक्र से यदि हम सीधा छेद करें तो जहाँ पीछे वो छेद निकलेगा, वो चैतन्य बिंदु है। वहां हमारा चैतन्य जब स्थित होता है, हम जब वहां से देखते हैं तो हम अंतर जगत को देखते हैं, बहिर्जगत को देखते हैं, और इस अंतर बाहर को एक साथ देख लेने को, जागे रहने को साक्षी कहा जाता है। उस क्षण आप आत्मा के तल पर होते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब हम साधना में कहते हैं तो चैतन्य बिंदु का ख्याल करें,
ताकि आप साक्षी आसानी से हो सके। जब ख्याल जहां जाएगा वहां आप चले जाएंगे, ख्याल चैतन्य बिंदु में गया तो आप साक्षी हो जाएंगे। इसका प्रैक्टिस करना चाहिए बार बार। अभी हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस किस चीज का, शरीर हूं इसका प्रैक्टिस चलता है, या मन हूं इसका प्रैक्टिस चलता है। नहीं, शरीर और मन दोनों के पार, इंद्रियों के भी पार, विचार के भी पार आप शुद्ध भीतर आकाश है, और वो आकाश सभी तरह की दिव्य गुणों से आप भरपूर हैं। उस रूप में आप जीते हैं तो आप साक्षी हैं। साक्षी का मतलब है निष्क्रिय एक जागरूकता, सभी तरह के इमोशन, विचारों, कर्मों, क्रियाओं आप देखने वाले तत्व बन जाते हैं। अभी हम क्या हैं, अभी हम या तो दर्शक हैं या दृश्य हैं, दृष्टा नहीं बनते। दृष्टा का मतलब जरा अपनी तरफ नजर को लाना, स्वयं की तरफ नजर को लाना। और जब स्वयं की तरफ नजर आएगी ना, तो ये चेतना का एक विशिष्ट गुण है कि वो एक साथ अंदर बाहर को जान सकता है, क्योंकि अंदर बाहर जैसा कोई दो चीज है नहीं, वस्तुतः बहुत गहरे में एक ही। तब आप साक्षी होते हैं, और साक्षी पूर्वक जीने से जगत में आनंद है, मौज है। साक्षी होकर कोई जीता है तो ना उसे कोई दुख घेरता है, ना कोई विषाद घेरता है, क्योंकि साक्षी किसी क्रिया में भाग ही नहीं लेता, वो तो देखता है। उसको गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुटस्थ चैतन्य। कूट यानी पर्वत, जैसे पर्वत के ऊपर में एक आदमी खड़ा है और नीचे सबको देख रहा है, दूर दूर तक नजर जा रही, लेकिन वो केवल देखने वाला है। ऐसी हमारी चेतना जब साक्षी हो जाती है तो कुटस्थ हो जाती है, बड़ी ऊपर में है, वो सबको देख रही है, शरीर को भी, बीमारियों को भी, स्वास्थ्य को भी, मन को भी, इंद्रियों को भी, सबका जानने वाला तत्व है। तब आप उस समय साक्षी हैं। समझना बुद्धि से अभी हो सकता है, लेकिन जब तक प्रयोग में नहीं उतरेंगे तब तक समझना मुश्किल है। अच्छा होगा कि दिन में कई बार साक्षी का प्रयोग करें, बस केवल जानने वाले रहें। उस समय कोई उसको न तो कहें कि अच्छा हो रहा है न बुरा हो रहा है, केवल जैसे दर्पण का उदाहरण देते हैं ज्यादातर संत। दर्पण क्या करता है, बस खड़ा है दर्पण, जो उसके सामने आएगा उसको झलका देता है। ये नहीं कहता कि तुम्हारा चेहरा अच्छा है, थोड़ी देर टिके रहो मेरे सामने, तुम्हारा चेहरा खराब है, जरा मेकअप करके आओ, हटो हटो। दर्पण कभी कुछ नहीं कहता, दर्पण झलका देता है जो आप हो। ये कहता थोड़ी है दर्पण, ऐसा कहेगा तो आप दर्पण को ही तोड़ फाड़ के फेंक देंगे, है ना। इसलिए दर्पण कुछ नहीं कहता, वो केवल साक्षी है, जो उसके सामने आया उसको झलका दिया। ऐसे ही आपकी चेतना दर्पण बन जाए कि बस जो आया झलका दिया, उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाला, गुण दोष नहीं निकाला, तो गुणातीत हो गया। साक्षी जो है वो पार हो गया, वो केवल देखने वाला बन गया। हाँ, ये आपने जो पूछा है, चैतन्य बिंदु का ख्याल करने से आसान हो जाता है। या दूसरा जो मैंने कहा कि आत्मा के तल पर जिए, आत्मा होकर जिए, आत्मा को जानकर जिए, तो आप साक्षी होते हैं। कहना आसान है, लेकिन करना में थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि साक्षी होकर युद्ध कर, तो अर्जुन ने यही कहा कि क्या बात करते हैं, कैसे हो जाएंगे, ये मन जो है वायु से ज्यादा वेगवान है, ये कैसे वश में आएगा, ये तो कुछ न कुछ मीन मेक निकालेगा, ये तो कुछ न कुछ अच्छा बुरा देखेगा, गुण दोष निकालेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ, कठिन है, मैं नहीं कहता कि सरल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से ये घटित हो सकता है। बार बार साक्षी होने का अभ्यास करो और थोड़ा वैराग्य करो। वैराग्य का मतलब पकड़ ढीला करो संसार से, सीरियस मत लो चीजों को। खेल है, एक लीला चल रही है जगत में, उसको लीला की तरह ही लो, बहुत सीरियस मत हो जाओ, तो साक्षी होना थोड़ा आसान होगा। इसलिए तो बहुत से साधकों का संग एक साथ साधना करता है, तो साक्षी होना आसान है। इसलिए हम आपको वसुधारा में बुलाते हैं कि आइए, प्रोग्राम करिए, ध्यान समाधि करिए, सुरति समाधि करिए। बहुत से लोग कर रहे हैं, एक ही साधना में लगे हैं, वहां साक्षी होना आसान होता है। अकेले अपने से करने में बहुत कठिन है, करीब करीब असंभव है। किसी सदगुरु के साथ, किसी संघ के साथ जुड़कर जब आप करते हैं तो चीजें ज्यादा आसानी से हासिल हो जाती हैं। अभी जो जिनको ध्यान में तकलीफ होती है,
ध्यान भी ठीक से नहीं लगता, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते या ध्यान में नहीं जा पाते, उनके लिए एक बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है 1 तारीख से 9 तारीख तक, 1 तारीख से 5 तारीख तक, सम्मोहन प्रज्ञा। सम्मोहन ध्यान के लिए बहुत पहले सहारे के रूप में काम करता है। जब आप सम्मोहन प्रज्ञा कर लेते हैं तो भीतर आपका अवचेतन जहां नकारात्मकता भरी रहती है उसकी क्लीनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है और आप पॉजिटिव हिप्नोसिस कर पाते हैं। तब ध्यान में जाना बड़ा सुगम होता है, तब ध्यान के कार्यक्रमों में आप सफल होते हैं। ध्यान के जब साधना के लिए बैठते हैं तो सफल होते हैं, क्योंकि अवचेतन उसमें बाधा नहीं डालता, नेगेटिविटी बाधा नहीं डालती। और विशेषकर उनके लिए भी जो संसार में भी सफलता चाहते हैं, क्योंकि सारी कंडीशनिंग अवचेतन की है। एक बड़ी मजेदार बात अभी आचार्य कुलदीप जी ने बताई हम लोगों की मीटिंग में, वो मैं आपको शेयर करता हूं, अच्छा लगेगा। कि जब हम चेतन मन से कोई चीज चाहते हैं तो कल्पना करते हैं, ये कल्पना है। समझो आपको कोई बड़ा नौकरी पाना है तो आप क्या करेंगे, उस नौकरी की कल्पना करेंगे। कल्पना सफल भी हो सकती है, असफल भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कल्पना के साथ एक बड़ी दिक्कत है, संदेह भी जुड़ा है। कैसे संदेह जुड़ा है, आप सोचते हैं कि मैं ये पाऊंगा, फिर भीतर ही भीतर वो उस मन में कंडीशनिंग है, तुरंत दिमाग कह देता है अरे तुम्हारे जैसे लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं, तुम ही कहां से पा जाओगे, संदेह उठा दिया। तो चेतन मन से जो हम कल्पना करते हैं उसके साथ संदेह जुड़ा रहता है, इसलिए सफलता के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन आप जब चेतन से सम्मोहन के द्वारा अवचेतन में चले जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तो ये जो कल्पना करने की शक्ति है, ये वहां जाकर के वैसे ही जब आप कल्पना करते हैं तो वो संकल्पना बन जाती है। संकल्पना क्या है, वो भाव के तल पर आप चले गए और आप देखे होंगे भाव के तल पर कोई संशय नहीं होता। समझें, रात आप सपना देखते हैं, तो रात जब आप सपना देखते हैं तो वो आपके अवचेतन से देखते हैं, अवचेतन में चल रहे विचारों को सपने के रूप में देखते हैं। क्या वहां कोई शंका करते हैं आप रात में सपने में कि ये जो शेर आ रहा था अचानक भाई साहब हो गया, तो भी आपको डाउट नहीं होता? कुछ भी उल जलूल देखते हैं लेकिन कोई डाउट नहीं होता। अवचेतन डाउट नहीं करता, चेतन मन डाउट करता है। इसलिए चेतन मन कोई चीज को पाने की चाहत करता है, कल्पना करता है, तो नहीं मिलने का भी चांस उतना ज्यादा है। लेकिन अवचेतन मन किसी चीज को चाहता है तो वहां शंका नहीं है, डाउट नहीं है, वो 100% है। सपने में उल जलूल देखकर भी आपका मन डाउट नहीं करता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी जो आ रहा था वो शेर था और अचानक भाई साहब में बदल गया, ये कैसे हो गया। कि अचानक जो आ रही थी वो हीरोइन थी और पत्नी बदल गई, ये आपका मन कभी भी डाउट नहीं करता। वो जो गहरा अवचेतन मन है वो डाउट नहीं करता। और इसीलिए यदि आप उसको कॉन्शियसली सीख जाते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस में जाएं और उसको रीडिजाइन कर दें, तो जो वहां रीडिजाइन हो गया वो आपके जीवन में 100% घटेगा। ये है सम्मोहन का विज्ञान। इसलिए जो व्यक्ति सम्मोहन प्रज्ञा को कर लेता है वो जो चाहता है उसके जीवन में घटेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अपने ही विराट शक्ति का प्रयोग सीखना है। आप अपने ही विराट शक्ति के साथ जुड़ करके वहां एक सपना डाल दिया आपने, ये है मेरा गोल, तो वहां कोई डाउट करने वाला नहीं है, तो पूरा होकर ही रहेगा, अस्तित्व तो उसको पूरा करेगा। यहां कोई चीज आप डालते हैं, चाहत भरी चाह रखते हैं, तो यहाँ डाउट करने वाला 1000 कंडीशनिंग है, संस्कार है, वो डाउट पैदा करेंगे। तुम ही थोड़ी हो, अरे कैसे मिल जाएगा, अरे तुम्हारे जैसे बहुत से लोग आए और गए। आप अपने भीतर कई टुकड़े हैं चेतन मन में, अवचेतन मन इंटीग्रेटेड है, वो इकट्ठा है। वो कोई चीज को देखता है तो कहता है पूरा करो, खत्म, अब पूरा होता है। इसलिए अभी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो कैरियर बनाने की बात सोचते हैं, जीवन में कुछ क्रिएटिविटी की बात सोचते हैं, उनको 1000 काम छोड़कर सबसे पहले हिप्नोसिस का प्रोग्राम करना चाहिए, अपने सब कॉन्शियस को रीडिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो रीडिजाइन करेंगे तभी पॉजिटिविटी के साथ जीवन में सफल होंगे। और नहीं तो सफल तो हो सकते हैं, कभी कभी लक चांस सफल भी हो जाएंगे, लेकिन हृदय में अवचेतन में नेगेटिविटी है तो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, उस सफलता का भी आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो मिलेगा वो बेकार हो गया, फिर अगला दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ओशो धारा के जितने प्रोग्राम हैं वो आपको अच्छे जीवन, सुंदर जीवन, संपन्न जीवन जीने के लिए सिखाने के लिए बनाए गए हैं। लोग इसका लाभ लेते हैं, वो लोग बल्ले बल्ले करते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं नहीं इसमें पैसा लगता है, हम क्यों करें, जब पैसा होगा तब करेंगे। और तब आप
प्लान बनाते रहिए, तब नहीं होगा। नहीं, लर्निंग में इन्वेस्ट करिए। ज्यादातर भारत के लोगों में हमने एक टेंडेंसी देखी, लर्निंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सीखने के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाते। कैसे गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में शिक्षा मिल जाए, कैसे फ्री में किताबें मिल जाए, कैसे फ्री में यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाए, लर्निंग के लिए कोई हम मूल्य नहीं चुकाते। और परिणाम क्या होता है, लर्निंग हमारा ठीक से होता ही नहीं। अच्छी सफलता के लिए लर्निंग, बहुत सारा चीज सीखने का प्यास होना चाहिए और सीखने के लिए मूल्य चुकाना सीखना चाहिए। जब हम किसी चीज के लिए मूल्य चुकाते हैं तब उसको हम सिंसियरली सीखते हैं। फ्री वाले चीजों को यूज टू लेते हैं, हाँ ठीक है फ्री में फिर मिल जाएगा। इसीलिए वसुधारा में सभी कार्यक्रमों के फीस तय है, क्योंकि आप पैसा देंगे तो आप ठीक से सुनेंगे, और आप नहीं देंगे तो ठीक है आज तो मेरा मूड नहीं है, आज तो नींद आ रही है, अब देखेंगे अगली बार, फ्री तो है, तो फिर आप कोई नहीं। इसलिए तो जब आप कोई इसलिए बड़े बड़े जो मोटिवेशनल गुरु हैं वो लाखों लाखों फीस रखते हैं। एक क्लास उनका अटेंड करेंगे तो आपको एक क्या बोलते हैं, एक सप्ताह का लाखों रुपया लगेगा। हमारे आचार्य अमरेश जी हैं वसुधारा में, वो एक एक कोर्स करने के 10-10 लाख रुपए तक फीस भी देते हैं। कोई उनको सिखा रहा है, उसके लिए इतना मूल्य चुकाया। नेचुरली जब इतना मूल्य चुका के कोई सीखेगा तो उसको जी जान से सीखेगा और उसका उपयोग करेगा। और हम फ्री में सीख रहे हैं तो हमको कोई मतलब ही नहीं होता, उस सीखे हुए चीज का प्रयोग भी करना नहीं आता और करते भी नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने आसपास के लोगों को ये बताइए कि ऐसा यूनिवर्सिटी, वसुधारा यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी भी चाहिए एक पैरेलल। हमारे यूनिवर्सिटी तो जो उनका सिलेबस है उससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन जो वसुधारा का यूनिवर्सिटी है ये आपके जीवन का यूनिवर्सिटी है। चलिए ध्यान करेंगे, संजीवनी ध्यान है आज और बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। आज पुराने वाला संजीवनी ध्यान करते हैं। पुराने वाला मतलब खड़े होकर थोड़ा सांस फेंकना, फिर बैठ करके मुंह से सांस फेंकना, फिर उसके बाद कीर्तन करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे।